नाज़रीन, वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी नेवल बैटल इस वक्त रेड सी के अंदर लड़ी जा रही है, जहां पर हुतीज वक्त की सबसे बड़ी पावर्स अमेरिका, बर्तानिया और इजराइल का जो है वो सामना कर रहे हैं। और रेड सी से होती हुई ये नेवल बैटल जो है वो किसी भी वक्त पर्शियन गल्फ, आबनाए हुर्मुज़ यहां तक भी फैल सकती है, अरेबियन सी के अंदर भी फैल सकती है। तो बड़ी खबर यह है कि यमन ने अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके जंगी बेड़े, ये सब जो है वो निशाना बने हैं। और साथ ही यमन ने जो अमेरिकी बहरी जहाज हैं, जो कमर्शियल जहाज हैं, उनके ऊपर भी नेवल ब्लॉकेड इंपोज कर दिया है। इससे पहले वो सिर्फ इजरायली जहाजों की बात कर रहे थे, अब उन्होंने अमेरिका के अटैक के बाद अमेरिका पर अटैक किया है और साथ ही उनके लिए रेड सी से जो रास्ता है वो बंद कर दिया है। तो एक बड़ी ह्यूमिलिएशन जो है वो यहां पर अमेरिका को उठाना पड़ी है। अमेरिका ने जितना बड़ा हमला किया था, फिर साथ बर्तानिया भी था, साथ इजराइल भी था, इतना बड़ा हमला हुआ था, और उसके बावजूद यमन का ये अटैक करना और कहना कि नेवल ब्लॉकेड हम यहां पर लगा रहे हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। आज की इस दुनिया में अमेरिका के खिलाफ इस तरह का इकदाम दुनिया की कोई ताकत भी नहीं उठा सकती है। तो इसलिए यह कि गैर मामूली लड़ाई है जो यहां पर लड़ी जा रही है, और इसलिए यमन उनको पसंद नहीं है, इसलिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस उनको पसंद नहीं है कि जब इतने बड़े बड़े इस्लामी ममालिक, ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इकोनॉमी, इतनी बड़ी बड़ी फौजें उनकी, वो एक बयान भी नहीं दे सकते, और ये फाका ज़दा यमन, ठीक है, तबाह हाल यमन, वो अमेरिका के खिलाफ इस हद तक लड़ रहा है। तो ये इसलिए उनको किस तौर पर काबिल कबूल नहीं है कि हमने बाकी सबको अपने जेर कर लिया है और ये हमारे खिलाफ खड़े हैं। तो ये एक आप कह लें कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें पहलवानों का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ फाका ज़दा यमन है, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। वहां पर भी मामलात खराब हो रहे हैं, लेबनान, शाम, ठीक है, और वहां पर आप देखिए कि शाम की फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर दिया, जुलानी की फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया है, और इधर से इजरायली फौज जो है वो लेबनान के अंदर कुछ इलाकों के अंदर दाखिल हुई है। तो दोहरी साजिशें हैं जो वहां पर रची जा रही हैं। आप यूं समझिए कि हम उस आतिश फिशां के बिल्कुल दाने के ऊपर खड़े हैं, वो कब कहां से वो एक्सप्लोड हो जाए। दोहरी साजिशों का इस वक्त सामना है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सामने इजराइल से लड़ना है, अमेरिका से लड़ना है, वेस्ट से लड़ना है। दूसरी तरफ जो है अपने भी खड़े हैं जो इन हिजाबों के अंदर क्या छुपाए हुए हैं कि वो किसके मोहरे हैं। बज़ाहिर तो वो अपने नजर आते हैं, लेकिन वो किसके प्यादे हैं और किसके मोहरे हैं कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ उन्होंने अभी तक एक गोली नहीं चलाई, लेकिन लेबनान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और जुलानी फोर्सेस के इन हमले में बच्चे वहां पर शहीद हुए लेबनान के अंदर। तो ये भी मामला है, दो तरफा ये लड़ाई है, दो तरफा फ्रंट है जो इस वक्त खुले हुए हैं। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामी दुनिया के ऊपर बहुत ही मुश्किल वक्त जो है वो आन पड़ा है, और जिसमें या तो रेजिस्टेंस ने सरेंडर करना है इन ताकतों के सामने, या फिर जो है वो इनसे लड़ते रहना है। और रेजिस्टेंस जो है उसने 16 महीने भी साबित किया कि वो सरेंडर नहीं करेगी, बल्कि आखिरी दम तक लड़ती रहेगी, और अब भी वो मैदान जंग के अंदर है और इन ताकतों के खिलाफ जो है वो लड़ रही है। इस वक्त अगर आप गौर करें तो फलस्तीन, लेबनान, ये शाम के इलाके, यमन, 4 ममालिक है जिनके ऊपर बमबारी कर रहा है अमेरिका और इजराइल और बर्तानिया, और ईरान को साथ धमकी लगाई जा रही है। 4 मुल्कों के ऊपर इस वक्त बमबारी हो रही है, और एट द एंड कसूरवार भी इन्हीं मुल्कों के लोग हैं। आप देखें ना कैसे बयानिए बनाए जाते हैं, कैसे जस्टिफिकेशंस घड़ी जाती हैं। गजा में जुल्म की भी जस्टिफिकेशन है, वेस्ट बैंक की भी है, लेबनान, यमन के ऊपर बमबारी करने की भी जस्टिफिकेशन है। तो ऐसे बयानिए जो है वो घड़े जाते हैं। 4 मुल्कों के ऊपर बराह रास्त इस वक्त बमबारी हो रही है, और वहां पर जो है वो शहादतें हो रही हैं, और 5वें मुल्क को इस वक्त धमकाया जा रहा है। तो इसलिए ये एक डिफिकल्ट टाइम है, और ये हर लिहाज से हक व बातिल का मार्का है, जिसमें वो देखिए कि जुल्म की आखिरी इंतहाओं को छू रहे हैं। वो ना अमन में सांस लेने दे रहे हैं, ना किसी एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं, ना किसी सुलहनामे के लिए तैयार हैं, और जंग तो फिर है ही है। यानी आपके लिए सांस लेने का कोई तरीका नहीं है, आपने उनसे लड़ना है, उसके बाद ही आप अपनी जो फ्रीडम है वो हासिल कर सकते हैं। यमन ने ये कहा है कि अमेरिका ने ये हमले इसलिए शुरू किए हैं ताकि वो इजराइल की जो हेजेमनी है उसको दोबारा से रिस्टोर कर सके। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि रेजिस्टेंस को खत्म करके, ईरान को हिट करके जब वो इजराइल की हेजेमनी दोबारा से रिस्टोर करनी है, इजराइल को दोबारा से इस खित्ते का जब वो पुलिसमैन बनाना है, और इसको आप डिटैच नहीं कर सकते चाइना और रशिया की जो यहां पर अभी जंगी मशकें हुई हैं। अब देखिए, चाइना और रशिया की गैर मामूली जंगी मशकें हुई। इन जंगी मशकों में ईरान की जानिब से क्या स्टेटमेंट्स आई? ईरान ने कहा कि अब इस खित्ते की, मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी है वो हम खुद करेंगे, अब हमें बैरूनी ताकतों की जरूरत नहीं है, यानी अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका यहां से लीव करे, अब इस खित्ते की सिक्योरिटी जो है वो हम खुद संभालेंगे। तो पहले इजराइल के हाथ से मामला निकल गया मिडिल ईस्ट का,
तेजी के साथ निकल रहा, तो अब अमेरिका के हाथ से भी निकल रहा, ठीक है। तो इसलिए अब वो अपनी हेजेमनी को इंपोज करने के लिए यहां पर आए हैं। जो रेजिस्टेंस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ चाइना रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसको वो कन्फ्रंट करने के लिए आए हैं। तो ये सारा गोल है, रेजिस्टेंस को, ईरान को निशाना बनाना, इससे चाइना रशिया का इन्फ्लुएंस कम करना, और साथ इजराइल की हेजेमनी को दोबारा से रिस्टोर करना। इजराइल, देखें इजराइल क्या है, इजराइल एक पुलिसमैन है अमेरिका का मिडिल ईस्ट के ऊपर बिठाया हुआ, कि वो मिडिल ईस्ट के ऊपर नजर रखता है, और मिडिल ईस्ट मतलब जैसे पुलिसमैन होते हैं, एक बदमाशी वाला उसका रोल है। तो उस रोल को दोबारा से बहाल करना, यह बुनियादी तौर पर काम है। तो इसलिए ये एक बड़ी जंग है, और अमेरिका कह रहा है कि वो मजीद हमले जो है वो जारी रखेगा। तो इसलिए इस जंग का जो दायरा कार है वो बड़ा वसी है। लेकिन इस सब के बावजूद यमन अटैक कर चुका है, और बहुत बड़ा ये हमला किया गया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके जंगी बेड़े, ये सब निशाना बनाया गया है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो हैं जिनके साथ उन्होंने चाइना के साथ जाकर जंग लड़नी है। ये यमन के लिए नहीं बने थे, इनके साथ उन्होंने चाइना के साथ जाकर जंग लड़नी है, और वो यहां यमन के निशाने के ऊपर आए हुए हैं। और देखिए कि अमेरिका ने, बरतानिया ने, और अब रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल भी उसमें शामिल था, उसकी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन भी मुकम्मल शामिल थी। तो 3 मुल्कों ने इतना बड़ा हमला किया यमन के ऊपर, और कहा कि हमने तो मलिया मेट करके रख दिया है। उसके बावजूद यमन की मिलिट्री कैपेबिलिटीज खत्म नहीं हुई, और यमन फिर एडवांस क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके साथ अटैक कर रहा है। तो यमन का सिर्फ ये अटैक करना, यही अमेरिका के लिए ह्यूमिलिएशन है कि एक कमजोर सा मुल्क, फाका ज़दा मुल्क, जिसने इतने साल सऊदी बमबारी बर्दाश्त की है, पूरे अरब वर्ल्ड के साथ वो लड़ा है, और इकोनॉमी उसका क्या है, फाका ज़दा मुल्क है बस, तो उसके ऊपर अटैक किया, और वो आगे से अटैक कर रहा है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका कह रहा है कि हमने मलिया मेट कर दिया। तो सिर्फ यमन का ये अमेरिका को निशाना बना देना, यही सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन है अमेरिका के लिए। तो जो हेडलाइंस सामने आ रही है मैं आपसे शेयर करता हूं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर और दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए हैं। यमन रिस्पॉन्ड्स टू यूएस एग्रेशन, अटैक्स यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन। ये अमेरिकी सदर थे, उनके नाम के ऊपर ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। बहुत दूर ले गए थे वो यमन के साहिलों से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, लेकिन उसके बावजूद यमन ने इसको निशाना बना दिया है। यूएसएस ट्रूमैन कैरियर एंड इट्स नेवल वेसल्स, साथ बहुत सारे जंगी बेड़े भी होते हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। वर टारगेटेड इन द नॉर्दर्न रेड सी विद 18 बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी मिस्र की तरफ वाला हिस्सा, वहां पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर को ले गए थे, उसके बावजूद वहां पर निशाना बनाया गया है, और 18 मिसाइल, ड्रोन्स, और जिसमें क्रूज मिसाइल शामिल है, ये हिट किए गए। वी विल नॉट हेजिटेट टू टारगेट ऑल यूएस वॉरशिप्स इन द रेड सी एंड द अरेबियन सी इन रिस्पॉन्स टू द अग्रेशन अगेंस्ट आवर कंट्री। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो बहरी जहाज है उनको भी निशाना बनाया जाएगा, ना सिर्फ रेड सी के अंदर निशाना बनाया जाएगा, बल्कि बहिरा अरब के अंदर भी निशाना बनाया जाएगा। ये यमन ने अनाउंस कर दिया है। अल हुती वाज ब्लॉकेड अगेंस्ट यूएस शिप्स एमिड सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स। तो अभी तक यमन ने किसी बेस को या किसी और अमेरिकी एसेट को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ उस एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ जो खड़े जंगी त्यारे हैं उनको अभी तक जब निशाना बनाया है। अच्छा, एक और इसमें अहम बात हुई कि यमन ने अटैक किया, उसके बाद जो है कुछ देर के बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया यमन के ऊपर, यानी सबसे पहले अमेरिका ने अटैक किया, उसका जवाब यमन ने दिया है। यमन के हमले के बाद जो है अमेरिका ने अटैक कर दिया यमन के ऊपर, और फिर इसके बाद मजीद अमेरिका की ह्यूमिलिएशन देखिए। अमेरिकी इस दूसरे हमले के बाद कुछ ही मिनटों में यमन ने दूसरा अटैक जो है वो अमेरिका के ऊपर कर दिया, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी नेवल बैटल और शदीद ह्यूमिलिएशन इस वक्त अमेरिका को उठाना पड़ रही, जो सबसे बड़ा सुपर पावर। और आप नोट करिए कितनी क्रिटिकल लड़ाई है। अमेरिका अपनी हेजेमनी को रिस्टोर करने आया है। अगर ये मामला उसके हाथ से निकल गए तो निकल गए, मिडिल ईस्ट उसके हाथ से गया, और इजराइल को फिर बचाने वाला कौन होगा? तो ये बड़ी क्रिटिकल लड़ाई है। तो अमेरिका अपनी हेजेमनी को रिस्टोर करने आया, और वो यमन के ऊपर अटैक करता है, और यमन विद इन मिनट्स उसके ऊपर दोबारा अटैक कर रहा है। तो ये एक नई ह्यूमिलिएशन है, और एक बार फिर उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी बेड़े, इनको निशाना बनाया। यूएस ट्रूमैन अटैक्ड फॉर सेकंड टाइम, और वो कई घंटे ये क्लैशेस वो जारी रहे। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर वाज टारगेटेड विद द नंबर ऑफ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इन क्लैश दैट लास्टेड फॉर सेवरल आवर्स। फौरी अटैक किया जवाब में, और कई घंटे फिर ये क्लैशेस वो जारी रहे। 2 मिसाइल दागे जा रहे हैं, 4 ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, कई घंटे तक ये मामला जो है वो जारी रहा है। अब मैं आपके सामने यमन की कुछ स्टेटमेंट्स रखने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी और इजरायली ये दोनों जहाज यहां से नहीं गुजर सकेंगे,
اور ہم مزید ایسکلیشن جب امریکہ خلاف کریں گے. اب ان کا جو نیا حملہ ہوگا ہم مزید اس کے خلاف اس سے بھی بڑا براڈر اٹیک جو وہ امریکہ کے اوپر ان ریسپانس کرنے جا رہے ہیں. We will continue to impose naval blockade on Israeli enemy in the declared area until the aid is delivered to Gaza. ایک ہی بات ہے, غزہ میں ایڈ کھول دیں, اس کے بعد ہم یہ محاصرہ بھی کھول دیں گے. لیکن جیسے یہ لڑائی چل رہی ہے پھر یہ ایڈ سے آگے نکل جائے گی نا. اب تو مطلب دیکھیں یمن کے اوپر اٹیک ہو گیا تو یمن نے جوابی اٹیک کرنا ہے, تو چلتے چلتے یہ لڑائی بہت آگے چلی گئی ہے, جا رہی ہے اور مزید جا سکتی ہے. پھر یمن یہ کہہ رہا ہے کہ واشنگٹن's military capability would fail, saying the aggression is doomed to failure, it will not achieve its objectives of weakening our military capabilities. ٹوٹل ناکامی ہوگی امریکہ کو, وہ جتنا اگریشن کر رہا ہے ہماری ملٹری کیپیبلٹیز کو جو ہے وہ ویک نہیں کر سکتا, ہمیں سرنڈر کے لیے سبڈیو کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. It will only push us to enhance our strength further. اس کا نتیجہ صرف اور صرف اتنا نکلے گا کہ ہماری طاقت کے اندر اور اضافہ ہوگا. یہ یمن دوسرا حملہ کرنے کے بعد اگلا منظرنامہ بتا رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہمارے اوپر مزید جنگ کرنے کا مطلب صرف اتنا ہوگا کہ ہماری طاقت کے اندر اور اضافہ ہوگا. براڈ اینڈ کمپریہنسو رسپانس ہم دیں گے and we will escalate further. اس سے بھی آگے اب جائیں گے مزید اٹیک ہوا تو. US seek to subjugate region, یہ وہی بات جو ہم کر رہے تھے. یمن کہہ رہا ہے کہ subjugate the entire region to Israeli interest. اسرائیلی مفادات کے مطابق پورے ریجن کو غلام بنانا یہ اس وقت امریکہ کا بنیادی مقصد ہے. اور اسرائیل کے غلام بنانا یعنی کہ ایکچولی تو پھر وہ امریکہ ہی کے دوبارہ ہیجمنی ریسٹور ہو جائے گی نا. اسرائیل کی ہیجمنی ہوئی تو مطلب امریکہ کی ہیجمنی ہوئی. اب آپ ذرا دیکھیے اسرائیلی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے. اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے جو ایگریشن کیا ہے امریکہ فیل ہوا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ آئی ہے کہ جو امریکہ نے اتنا بڑا اٹیک کر دیا ہے جس میں برطانیہ بھی شامل تھا, اسرائیل بھی شامل تھا, وہ فیل ہو گیا. US coalition failed to damage Yemen's infrastructure. یہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. اور اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ یمن پر حملے سے پہلے مکمل کوارڈینیشن اسرائیل کے ساتھ کی گئی تھی. یعنی یہ امریکہ, برطانیہ اور پلس اسرائیل کا حملہ تھا. کوئی کوارڈینیشن کر رہا ہے, انٹیلیجنس دے رہا ہے, کسی کی جنگی تیاری جا رہے ہیں, یعنی یہ تین ملکوں کا یہ مشترکہ اٹیک تھا. US aggression on Yemen was coordinated with Israel. تو وقت کی تین سب سے بڑی سپر پاورز کے خلاف اس وقت یمن جو ہے وہ لڑ رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ باقی اسلام ممالک بہت بڑی آرمیز, بہت بڑی اکانومیز, لیکن وہ بیان بھی جاری کرنے سے قاصر ہیں. اچھا اب ناظرین اگلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ واٹس نیکسٹ, اس کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو دیکھیے ایک تو یہ لڑائی اتنی زیادہ خطرناک ہے, اتنی زیادہ خطرناک ہے, یہ انسٹنٹلی امیڈیٹلی ریجنل وار کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے. آپ ذرا نوٹ کریں, اگر کسی بھی وقت کوئی ایک ڈرون بھی, ایک میزائل بھی امریکی ایئر کرافٹ کیریئر سے اس طرح ہٹ ہوا کہ اس میں امریکی پرسونل اگر جان سے گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گراؤنڈ آپریشن شروع ہو جائے گا یمن کے خلاف, یا کارپیٹ بامبنگ جو ہے یمن کے خلاف شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی خطرناک لڑائی ہے جو ادھر سے 30-40 میزائل اور ڈرونز آ رہے ہیں اور وہ آگے سے انٹرسپٹ ہو رہے ہیں. اگر وہ جا کر ہٹ ہو گئے, یہ سیکنڈز کی تو گیم ہوتی ہے, سیکنڈز کی, اگر وہ جا کر آگے ہٹ ہو گئے اور اس میں کوئی پرسونل جان سے گیا تو پھر یا یمن کے خلاف کارپیٹ بامبنگ شروع ہو جائے گی یا گراؤنڈ آپریشن, یعنی امریکی فوج جب یمن میں اتر جائے گی. تو یہ اتنی خطرناک لڑائی اس وقت یمن لڑ رہا ہے. سمجھ لیں کہ پورے کا پورا یمن جو ہے وہ اس وقت داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کسی طور پر ہم امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. یہ کوئی آسان لڑائی نہیں ہے جو یمن لڑ رہا ہے. یہاں پر رپورٹ کرنا آسان ہے, لیکن وہ لڑائی لڑنا کس طور پر آسان نہیں ہے. یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر ہر کوئی لڑ لیتا امریکہ کے خلاف. اچھا اب ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو ایروگنس ہے وہ ہٹ ہوئی ہے. یعنی اس معاملے کی دوسری خطرناک اور پیچیدہ معاملہ کیا ہے, ٹرمپ کی جو ایگو ہے وہ یہاں پر ہٹ ہوئی ہے. ٹرمپ اپنے آپ کو ایک طاقتور ترین شخص بتاتا ہے, طاقتور ترین وزیر اعظم بتاتا ہے کہ اس کی ایک ہیبت ہے اور اس سے سب کانپتے ہیں. وہی بات کہ if I were the president تو یہ اکتوبر 7 نہ ہوتا, یوکرین وار نہ ہوتی, فلانا نہ ہوتا, کہ میرا ڈر ہی صرف اتنا ہے کہ کوئی یہ جرات نہ کرتا. اب یمن کے حملے کے بعد اس کی ایروگنس ہٹ ہوئی ہے, اس نے اٹیک کیا, آگے سے یمن نے جب اٹیک کر دیا تو اس کی ایگو کو یہاں پر مکمل طور پر ہٹ کیا گیا ہے. تو جیسے کوئی ہارا ہوا ایروگنٹ بندہ جو جس طرح سے بیہیو کرتا ہے, طاقتور ہارا ہوا ایروگنٹ شخص جس طرح سے بیہیو کرتا ہے, حکمران جیسے بیہیو کرتا ہے, ویسے ٹرمپ جو ہے اس وقت بیہیو کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ اپنی کسی چیز کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا جس کو وہ اناؤنس کرتا ہے, تو پھر اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی اپنے حواریوں کے سامنے, ٹھیک ہے, اور دنیا کے سامنے جن کو وہ دھمکیاں لگا رہا ہے.
तो टोटली एक्सपोज हो जाएगा ना। देखिए अभी तक ट्रंप ने अपनी एक भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करवाई है, वो पनामा कैनाल हो, वो ग्रीनलैंड हो, वो कनाडा हो, वो कुछ भी हो, यूक्रेन की जंगबंदी हो, एक भी चीज वो इंप्लीमेंट नहीं करवा सका है। तो ऑलरेडी उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अब यहां पर उसने जंग छेड़ी है और आगे से यमन ने अटैक कर दिया है। अगर वो यहां पर अपनी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करवा सकेगा तो मुकम्मल वो उसकी वो जो ताकत वो पुट्रे करता है, जिसके बुनियाद पर वो इलेक्शन जीत कर आया है, वो टोटल एक्सपोज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा इसी के ऊपर एक रिपोर्ट देखिए। इफ द स्ट्राइक फेल्ड टू स्टॉप द यमनीज, ही वार्नड इट वुड सिग्नल ट्रम्प्स वीकनेस टुवर्ड्स हमास and more importantly towards Iran, making his strategy of power appear hollow। कि फिर ना ही कोई और उसके सामने उसकी बात मानेगा, ना ही ईरान, जो कि पहले भी नहीं मान रहा, लेकिन एक रिपोर्ट है कि उसकी जो सारी धमकियां हैं वो खोखली हो जाएंगी अगर यमन के हवाले से वो अपनी कोई बात नहीं मनवा सका। तो इसलिए वो मजीद एग्रेशन के साथ, मजीद ताकत के साथ यमन के ऊपर हमलावर होगा, इसका बहुत ज्यादा खदशा पाया जा रहा है। यमन के ऊपर मजीद ट्रंप एग्रेशन, मजीद बॉर्डर पार्स के साथ हमलावर यमन के ऊपर हो सकता है। एक और बयानिया यहां पर बनाया जा रहा है कि बाइडेन तो वीक था और इसलिए बाइडेन यमन को नहीं रोक सका। अब ट्रंप जो है वो असल में यमन को रोकेगा। यानी अमेरिका का जो पहले वाला फेलियर है उसको वो खाते में डाल रहे हैं बाइडेन के ऊपर कि ये बाइडेन की वजह से अमेरिका नाकाम हुआ। असल में अमेरिका नहीं नाकाम हुआ, ये तो सिर्फ बाइडेन चूंकि कमजोर था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, बाइडेन ने जितनी ताकत इस्तेमाल की है इसराइल के लिए, उसने हमास के खिलाफ फुल स्केल वॉर को अलाउ किया, गजा की जेनोसाइड को अलाउ किया, लेबनान के ऊपर फुल स्केल वॉर को अलाउ किया, यमन के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग को अलाउ किया। ठीक है, सारी ताकत जितनी इस्तेमाल वो कर सकता था उसने की है। अगर वो कहीं कमजोर था तो सिर्फ नेतन्याहू को मनवाने में, जंगबंदी मनवाने के अंदर कमजोर था, इससे कोई ज्यादा बात नहीं है। तो वो सिर्फ फिलहाल बयाने बनाकर बाइडेन के खाते में डालना चाह रहे हैं और उसमें भी आप नोट करें कि वो कह रहे हैं ट्रंप ताकतवर है, ट्रंप करके दिखाएगा। तो इसलिए जो एक लड़ाई उसने छेड़ दी है, इसमें अगर वो उसकी मर्जी के रिजल्ट इसमें ना निकले तो उसकी फिर मजीद हैसियत क्या रह जाएगी। जैसे वो कह रहे हैं कि खाली खोखली धमकियां यही सिर्फ रह जाएंगी और फिर यूरोप भी इसको देखेगा कि इसकी सिर्फ बातें ही हैं, कनाडा भी इस अंदाज में देखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये खतरनाक पहलू है जिसके तनाजुर में देखा जा सकता है कि लड़ाई मजीद फैल सकती है। लेकिन इस हवाले से आखिरी सवाल यह है कि अगर अमेरिका अब भी नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा। यानी अगर अमेरिका अपनी हेजेमनी को इस वक्त भी रिस्टोर करने में नाकाम हुआ तो फिर अमेरिका का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा। यानी वो कह रहे हैं कि हमारा जो पिछला पहलवान था वो कमजोर था, अब ये हम ताकतवर पहलवान को लेकर आए हैं। अगर ये पहलवान भी हार गया और यमन ने फिर भी सरेंडर ना किया, यमन फिर भी हूती जो है वो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज तबाह ना हुई, तो फिर क्या होगा। फिर तो आपने ताकत इस्तेमाल कर ली और आप हार गए तो फिर आपकी हेजेमनी टोटल चैलेंज हो गई। इसका जब जंगे आप हार जाते हैं तो क्या होता है। तो ये उसी तरह की लड़ाई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अभी अमेरिका ने गोल्स अचीव ना किए तो उसके बाद फिर क्या होगा। अब नाज़रीन, जो ऑयल प्राइसेस हैं तेजी के साथ वो बढ़ रही हैं, ऊपर जा रही हैं यमन की ये जंग छिड़ने के बाद। और यमन के अंदर जो डेथ टोल सामने आ रहा है, 53 सिविलियन शहीद हो गए, 53 सिविलियन, और 100 से ज्यादा इंजरीज है वहां पर बताई जा रही हैं। अच्छा, अब नाज़रीन वहां सीरिया और लेबनान में जो हालात है वो भी काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। बहुत वोलेटाइल सूरत हाल है, दोहरी साजिशें हो रही हैं लेबनान में भी, शाम के अंदर भी खाना जंगी की कोशिशें करवाई जा रही हैं शाम के अंदर। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस हद तक ये बातिल ताकतें इस वक्त एक्टिव है और बस हर जगह पर तबाही वो मचा देना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी तबाही वो मचा देना चाहते हैं, अंदरूनी आपसी लड़ाइयां करवाना चाहते हैं। अभी आप देखिए कि जो खौफनाक अमल हुआ है और इंतहाई अफसोसनाक अमल हुआ है, जो शामी फोर्सेज हैं, जुलानी की जो फोर्सेज हैं, इन्होंने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया और कहा कि हमने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया। जो सीरियन डिफेंस मिनिस्ट्री है इसने बयान जारी करते हुए कहा कि हमने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया है इन लेबनान। आप जरा अंदाजा करें कितना इलाका ये जुलानी जो है वो इसराइल को दे बैठा है और एक गोली इसने नहीं चलाई वहां पर इसराइल के खिलाफ, और इसराइल को इसने आकर दोस्त कहा था। अब ये अटैक किसके ऊपर करवा रहा है, लेबनान के ऊपर, और कोस्टल लाइन के ऊपर जो कुछ इसने किया है शामी लोगों के हजारों सिविलियंस के साथ जो इसने किया है। ठीक है, अब देखिए ना, ये वही लोग हैं दाइश के लोग, जो उनकी क्या थी दाइश, दुनिया को नहीं पता कि दाइश क्या थी, वही लोग आए हैं। वो अमेरिकी नेशनल जो इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं वो कह चुकी है कि इनको तो फंड ही हम करते रहे, मुसाद कहते रहे कि इनको तो फंड ही हम करते रहे, जो सारी इन्होंने वहां पर तबाही मचाई है और दाइश ने जिस तरह से बदनाम किया रिलीजन को। तो ये वही लोग हैं, तो इनसे खैर की तवक्को नहीं रखी जा सकती। बड़ा मुश्किल है इनसे कोई खैर की तवक्को रखी जाए। तो कोस्टल लाइन पर सिविलियंस, अपने सिविलियंस को निशाना बनाया,
कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती सिविलियंस को हिट करने की। उधर इजराइल के खिलाफ वो आगे से आगे बढ़ रहा है, और इधर जब वो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहे हैं लेबनान के ऊपर, उसका नतीजा क्या निकला है, वहां पर सिविलियन शहीद हुए, लेबनान के अंदर बच्चे शहीद हो गए। चाइल्ड मार्टायर्स इंजरीज इन शेलिंग फ्रॉम सीरिया on Lebanese towns, continuous artillery shelling from HTS positions district in Lebanon। इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक और शर्मनाक, वो बार बार वली जुमलात कर रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि खाना जंगी की कोशिश वो करवा रहे हैं सीरिया के अंदर, और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीरिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये जुलानी साहब काम कर रहे हैं कि वो लेबनान के ऊपर बमबारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह तो आप कौन है भाई, बंदूक के जोर के ऊपर आप आए ना, तो आपको क्यों माना जाए, आपकी क्या अथॉरिटी है, जैसे फिर बाकी आ जाते हैं, आप भी आ गए, आपकी कोई लेजिटिमेसी तो नहीं है। ये तो फिर इजराइल भी आ गए शाम में, फिर इजराइल को भी एक वहां की हुकूमत मान लिया जाए, ठीक है ना। तो ये इस वक्त बड़ी अफसोसनाक, शर्मनाक और खतरनाक बात है। तो यहां पर रेजिस्टेंस एक मुश्किल टाइम में है, जहां पर वो बहरूपिये जो अपने कहलाते हैं लेकिन अपने हैं नहीं, किसी और के वो मोहरे और प्यादे हैं, उनके साथ भी लड़ना पड़ रहा है और इजराइल के साथ भी लड़ना पड़ रहा है। और हिजबुल्लाह ये कह रही है कि लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर मजीद प्रेशर डाल रहा है अमेरिका और इजराइल। हिजबुल्लाह एमपी वार्न्स अगेंस्ट यूएस इजरायली अटेम्प्ट्स टू प्रेशर लेबनान, जो लेबनीज गवर्नमेंट है उसको मजीद प्रेशराइज करने का एक और मंसूबा है। तो ये बड़ा वोलेटाइल टाइम है, आतिशफिशा है, जो किसी भी वक्त फट सकता है। पिछले कई हफ्तों और महीनों से हम यही बात कर रहे हैं और वो हमारे साथ साथ चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हम उस आतिशफिशा को, उस बड़ी जंग को कहीं पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गए हो अमन की तरफ, ऐसा कुछ नहीं, वो हमारे पैरेलल चलता चला जा रहा है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय अल्लाह।